हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग जुलाई 1830 ईस्वी की घटना को समझे थे और अगले क्लास में हम समझने वाले थे कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव समझेंगे। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए, वियना कांग्रेस के उद्देश्य को घटाने से क्या होता है, जुलाई 1830 ईस्वी को क्रांति पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है, फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों का पुनः प्रवर्तन करने से भी क्या होता है, जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति पर प्रभाव पड़ता है। और अगला है, संवैधानिक और राष्ट्रीयता का विकास यदि होता है फिर भी इस क्रांति पर प्रभाव पड़ता है। और आगे हम लोग समझेंगे, हंगरी और पोलैंड में आंदोलन में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति, यानी दो ऐसे देश थे हंगरी और पोलैंड, जिनसे आंदोलन में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। कोई दिक्कत, जिनके कारण और आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठाने लगे। समझे, लुई फिलिप के खिलाफ क्या करने लगे, आवाज उठाने लगे, और जिससे फ्रांस में एक नई और क्रांति उत्पन्न हुई। समझे, यानी जब आंदोलन हुआ तो लुई फिलिप के खिलाफ भी आवाज उठाने लगे, जिनके कारण और एक नया आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। और वो नया आंदोलन की जब पृष्ठभूमि तैयार हुआ तो 1848 ईस्वी में एक और क्रांति जगी और एक क्रांति हुआ 1848 ईस्वी में। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है कि 1848 ईस्वी की क्रांति का वर्णन करें। समझे, तो ये हमको उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है, हमेशा डायरेक्ट पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो अच्छे से समझिएगा और कॉपी पर उतार भी लेना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। लुई फिलिप एक महत्वाकांक्षी और उदारवादी शासक थे। कोई विद्यार्थी ने हमसे पूछा कि सर उदारवादी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, उग्रवाद का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, उदारवादी उसे कहा जाता है जिसमें यह एक ऐसी सिद्धांत है जिसमें सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त होता है। एक बार और बोल दें कि उदारवाद उसे कहा जाता है या एक ऐसी सिद्धांत है जिसमें सभी लोगों को, समझे, सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त हो, उसे ही क्या कहा जाता है, उदारवाद कहा जाता है। यानी लुई फिलिप क्या थे, स्वतंत्र आदमी थे। कोई दिक्कत, लुई फिलिप एक स्वतंत्र आदमी थे। और देखिए, उसने 1840 ईस्वी में गीजो नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। कौन, लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में गीजो नामक व्यक्ति को क्या कर दिए, प्रधानमंत्री बना दिए। और गीजो फ्रांस में किसी भी सुधार का विरोधी था, यानी जो प्रधानमंत्री बने तो फ्रांस में कोई भी नई घटना होती थी, उनके क्या थे, विरोधी थे। इसलिए इसके शासन काल में फ्रांस में भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। समझे, यानी जो ही इनका विरोध करने लगा, नए नए कामों का विरोध करने लगा, तभी क्या हुआ, भूखमरी और बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जिनके कारण जनता
जिनके कारण जनता में 1848 ईस्वी में क्रांति शुरू कर दिया गया। जिनके कारण क्या उन्हें बेरोजगारी उत्पन्न हुआ, और बेरोजगारी के साथ साथ क्या उत्पन्न हुआ, भूखमरी उत्पन्न हुआ। तो जनता में होड़ मचने लगा और जनता क्या करने लगी, जनता ने एक नई क्रांति का शुरुआत किए 1848 ईस्वी में। अतः क्या किए, लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। यानी जब गीजो को प्रधानमंत्री बनाए तो गीजो क्या करते थे, फ्रांस में जो भी नई घटना होती थी उनके विरोध करते थे, जिनके कारण भूखमरी और बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ती थी। और बढ़ने के कारण क्या हुआ, जनता जो लोग थे उनका विरोध करना शुरू कर दिए। तो अंततः क्या हुआ, लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और इस क्रांति को अन्य देश पर प्रभाव पड़ा, जैसे स्पेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, अन्य देश पर प्रभाव पड़ा। अब आगे हम लोग समझेंगे इटली की एकीकरण। कोई विद्यार्थी हमसे पूछा कि सर एकीकरण का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो एकीकरण का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक, क्या विद्यार्थी, दो या दो से अधिक देश मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, एकीकरण कहा जाता है। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे इटली के एकीकरण, आगे समझेंगे जर्मनी का एकीकरण, यहाँ अन्य देश के एकीकरण समझेंगे। तो चलिए बारी बारी करके समझते हैं। इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में एक राजनैतिक और सामाजिक अभियान शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी में इटली का एकीकरण एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू किया गया, जिससे इटली प्रायद्वीपीय विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इतालवी राष्ट्र बना दिया गया। समझे, क्या किया गया, एक इतालवी राष्ट्र बना दिया गया। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इटली का एकीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? इटली का एकीकरण 1815 ईस्वी में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत पर होने वाले वियना सम्मेलन के साथ साथ आरंभ हुआ। कोई दिक्कत? यानी इटली के एकीकरण में 1815 ईस्वी में क्या हुआ, इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किए, राज्य के अंत में वियना सम्मेलन के साथ आरंभ किया, जिनके कारण और 1870 ईस्वी में राजा विक्टर इमैनुअल के सेनाओं द्वारा रोम पर कब्जा कर लिए। समझे, क्या किए, रोम पर कब्जा कर लिए। अब आगे समझते हैं, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया है। आपसे एक नंबर के ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधक किस देश का है? तो सबसे बड़ी बाधक ऑस्ट्रिया का माना जाता है। दूसरा है, सार्डिनिया पिडमोंट राज्य ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की। इटली के एकीकरण में अगुवाई कौन किए थे? सार्डिनिया पिडमोंट के राज्य ने इटली का एकीकरण की अगुवाई किए थे। और तीसरा समझ लेते हैं, काउंट काबूल इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिए। यानी काउंट काबूल ने क्या कर दिए, इटली की समस्याएं जो थी उसको अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिए। और आगे समझते हैं इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूल, गौरीबल्डी को दिया जाता है, जो आगे हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे। और आपके एग्जाम में भी आता है कि इटली के एकीकरण में
मेजनी का क्या योगदान था, इटली के एकीकरण में गौरीबल्डी का क्या योगदान था, इटली के एकीकरण में काउंट काबुल का क्या योगदान था। तो आगे हम लोग समझेंगे। आगे समझते हैं। इटली के एकीकरण का तलवार गौरीबल्डी को कहा जाता है। कोई दिक्कत? ये आपसे पूछा भी जाएगा, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो गौरीबल्डी को कहा जाता है। कोई दिक्कत? यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी द्वारा किया गया था। तो आपसे 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पर भी बनेगा, यंग इटली की स्थापना किनके द्वारा और कब किया गया, तो 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी द्वारा किया गया था। गौरीबल्डी ने लाल सेना का गठन किए। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गौरीबल्डी ने लाल सेना के गठन कौन किए, तो गौरीबल्डी द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत? कार्बोनेट सोसाइटी का संस्थापक गिबल्टी को माना जाता है। कोई दिक्कत? अगला, इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया के राज्यों ने मिलकर किए थे। कोई दिक्कत? अगला है, इटली देश का जन्म 2 अक्टूबर 1860 ईस्वी से माना जाता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे हम लोग विरासत समझते। देखिए, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी 1871 ईस्वी में घोषित किया गया। कब किया गया? 1871 ईस्वी में घोषित किया गया। अगला है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दी जाए। ये कथन मेजनी द्वारा दिया गया था। यानी उन्होंने बोले थे कि अगर समाज में अगर क्रांति लायक हो गए, तो समाज में क्रांति लायक हो गए तो ऊपर उसके नेतृत्व में नवयुवकों को दे दिया जाए। ये कथन सर्वप्रथम जोसेफ मेजनी ने दिए थे। अगला है, इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबुल ने किए। यानी इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबुल द्वारा किया गया था। इटली की एकता जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। इटली की एकता की जन्मदाता किनको माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। अगला है, विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया का शासक था। आपसे पूछा भी जाएगा कि विक्टर इमैनुअल कहाँ के शासक थे, तो कहाँ के थे? सार्डिनिया के शासक थे। देखिए विद्यार्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपको ध्यान देना है और कॉपी पर अच्छे तरीका से उतार लेना है। अगला है, इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इटली का एकीकरण की जनक किसे माना जाता है, तो जोसेफ मेजनी को माना जाता है। और इनका जन्म जेनेवा में हुआ। तो ये भी पूछा जाएगा कि जोसेफ मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जेनेवा में हुआ था। अगला है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली 13 राज्यों में 13 राज्य थे। उसके पूर्वार्ध 19वीं सदी के पूर्वार्ध में 13 राज्यों में विभाग थे इटली। कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग समझेंगे मेजनी के क्या योगदान था, गौरीबल्डी का क्या योगदान था, और काउंट काबुल का क्या योगदान था। उसके बाद में पढ़ेंगे कि इटली के एकीकरण में बहुत सारे बाधाएं आए, तो क्या बाधाएं आए वो भी पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल पढ़ेंगे। इटली के एकीकरण में बाधाएं आए, कितने आए वो कल पढ़ेंगे। अगर
विद्यार्थी आपको समझने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा हमको कि कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, डायरेक्ट कमेंट कर देना है कि नहीं समझ में आया, बस अगले वीडियो में बता देंगे। कोई दिक्कत, जैसे उग्रवाद नहीं समझ में आया, एकीकरण समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं, इसलिए आपको बताना है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कॉपी पर साफ साफ उतार लेना है, समझे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया जाएगा लेकिन आपको भी उतार लेना है। कोई दिक्कत, चलिए।